परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ठंडी आहों का सलाम दे गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। आंखों का उजाला परदेसी ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। उसको बुला दो सामने ला दो, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दो। उसको बुला दो सामने ला दो, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दो। जो भी मेरे पास था वो सब ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ इलाज ना करवाया। अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाँके, सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से। प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर। 2 सप्ताह से ज्यादा खांसी टीबी हो सकती है। अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में बलगम की निःशुल्क जांच करवाएं। क्षय रोग का निदान और उपचार सभी राजकीय चिकित्सालयों पर निःशुल्क उपलब्ध है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भानु पुरोहित। मुलाकात में आज हमारे साथ हो गए सीएमएचओ जोधपुर डॉक्टर बलवंत मंडा। बहुत सारी बातें उनसे करनी है हमें, खास तौर पे कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया और कोरोना से बचाव और टीकाकरण पे। लेकिन फिलहाल वो हम तक पहुंचे, तब तक ये गाना आप तक पहुंचे।
कीटनाशकों का घातक प्रयोग हमारे लिए खतरनाक है। सब्जियां घर में उगाएं, फूलों से घर को सजाएं। आज ही ले आएं लालजी नर्सरी से फल, फूल, सजावट के पौधे, सब्जियों की पौध और वर्मी कंपोस्ट खाद भी। बस एक बार विजिट करें लालजी नर्सरी, राणू जी का बाग, खोखरिया बेरा, मंडोर, जोधपुर। फोन 9799995975। मेरा शहर है मेरा गौरव, ये रहे हमेशा नंबर 1। अभी चल रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण। आपका फीडबैक बना सकता है जोधपुर को नंबर 1। आपको बस करना ये है, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर वोट फॉर योर सिटी ऐप डाउनलोड करें और उस पर या स्वच्छ सर्वेक्षण.org की वेबसाइट पर या फिर 1969 पर मिस कॉल देकर 31 मार्च 2021 तक अपना फीडबैक भेजें। आपका फीडबैक जोधपुर को बना सकता है नंबर 1। नगर निगम उत्तर जोधपुर द्वारा जनहित में जारी। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है जाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 1440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। कोरोना का अभी कहर जारी है, कम जरूर हुआ लेकिन लापरवाही हमने भी बरत ली उसमें, और लापरवाही का ये नतीजा आपके सामने है कि कोरोना धीरे धीरे फिर से पांव पसार रहा है। सावधानी अपनी जगह है, सतर्कता अपनी जगह है, लेकिन कुछ चीजें जो हमेशा अभी आपको याद रखनी है। एक तो मुंह पे मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी भी बहुत जरूरी है। समय समय पर हाथों को धोते रहिए और भीड़ से बचेंगे तो ठीक रहेगा। आने वाला समय जो है होली का है और वहां मस्ती भी होगी, भीड़ भी होगी, भगदड़ भी होगी, लेकिन सेहत अपनी जगह है दोस्तों, सावधानी अपनी जगह है। खुद भी बचें, अपने परिवार को बचाएं, अपने गली मोहल्ले को बचाएं और देश को तो बचाना है ही। लगे है यूं जैसे चंदा तारा, जिया में चमके कभी कभी तो जैसे कोई अंगारा, तेरे माथे लगे है यूं तेरा झुमकार, आए हाय तेरा झुमकार, चैन लेने ना देगा सजन तुमका, रे आए हाय मेरा झुमकार।
कंगना रे आए हाय मेरा कंगना रे बोले रे अब तो छूटे ना तेरा अंगना रे आए हाय तेरा कंगना रे। दोस्तों नमस्कार, डॉक्टर बलवंत मंडा सीएमएचओ जोधपुर हमारे बीच में आ चुके हैं। भागदौड़ तो हमेशा उनकी लगी ही रहती है, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है वो कुछ ऐसा ही है कि उनकी जरूरत हमसे भी ज्यादा कई लोगों को, कई क्षेत्र को और ऑफिसेज को रहती है। तो डॉक्टर मंडा, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कहाँ उलझ गए थे आप? बात यही है सर कि जो नया स्ट्रेन भी है और कोरोना धीरे धीरे फैल रहा है, बहुत रेट कम है लेकिन फैल तो रहा है। कहाँ चूक हो रही है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो हमारा प्रबंधन रहा है पहले चरण के अंदर, पिछले पूर्ण वर्ष के अंदर, वो बिल्कुल ही बहुत ही शानदार रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और चिकित्सा मंत्री महोदय के नेतृत्व के अंदर, और कुछ केसेस कम होने के साथ साथ जहां लोगों में जो जागरूकता होनी चाहिए, किसी हद तक उसके अंदर भी थोड़ी सी कमी हुई है। जी, तो हमें वैक्सीनेशन के साथ साथ जो हमारी अवेयरनेस है, जो हमारी थीम है सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्किंग की, सैनिटाइजेशन की, इस चीज को हमें ध्यान रखना होगा। और निश्चित रूप से जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चलाए हैं, उसको हम पुनः जन जागरूकता को पुनः हम अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, और आपके लिए तो चैलेंजिंग समय अब आने वाला है, होली आने वाली है। बिल्कुल। तो क्या कुछ विशेष प्रबंध किए या विशेष सूचनाएं ऐसी जन जागृति के लिए? देखिए, जिस तरीके से दिवाली पर लोगों ने काफी ध्यान दिया था, दिवाली के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी अपील की थी कि लोगों से पटाखे ना जलाने की, और लोगों ने इस चीज को माना भी सही, और लोगों ने इस चीज से परहेज भी किया। उसी तरीके से जिस तरीके से होली का त्योहार आगे आने वाला है, निश्चित रूप से जिस तरीके से हमारी संस्कृति है उससे मेल मिलाप और जो एकजुटता है वो इन चीजों से काफी ज्यादा नजर आती है। तो निश्चित रूप से ट्रैवलिंग जो इंसिडेंट्स है वो भी इस दौरान त्योहारों के समय में काफी बढ़ जाते हैं। और राजस्थान के अलावा जो दूसरे राज्य हैं उनसे भी काफी ज्यादा संक्रमण फैल रहा है। तो हमें एक तो ट्रैवलिंग से जो भी आ रहा है उसको विशेष रूप से ध्यान रखना, किसी भी तरह की शंका होती है तो हम टेस्टिंग जरूर करवाएं, और इसमें जो गैदरिंग है वो कम से कम इसके अंदर रखें तो ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ। अच्छा, टीकाकरण शुरू हो चुका है और बड़ी अच्छी खबरें ये भी आती है कि हमारी जो रेशियो रेट है वो काफी ठीक जा रही है, और लेकिन कुछ लोग अभी भी कुछ सोच रहे हैं कि कराऊं नहीं कराऊं। देखिए भानु जी, जिस तरीके से राजस्थान का कोविड प्रबंधन जो रहा है वो शानदार रहा है, उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का बिल्कुल स्टार्टिंग से फोकस है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की भी ये परिकल्पना थी कि राजस्थान वैक्सीनेशन के अंदर बहुत ही बढ़िया इसके अंदर स्तर अर्जित करे, और निश्चित रूप से अभी तक की जो हमारे पास में आंकड़े हैं उन आंकड़ों के हिसाब से राजस्थान पूरे देश भर के अंदर वैक्सीनेशन के अंदर प्रथम स्थान पर है। और बिल्कुल निश्चित रूप से फक्र की बात है, क्योंकि राजस्थान का जिस तरीके से जनसंख्या घनत्व है, भूभाग का एरिया है, और इसके कंपैरेटिव में जो स्टेट्स है जिनका आप ये मान लीजिए महाराष्ट्र, यूपी, इनका जनसंख्या घनत्व भी काफी ज्यादा है, तो उसके कंपैरिजन में यदि ये चीज देखी जाए तो राजस्थान के लिए बहुत फक्र की बात है। और लगातार हम इसको राज्य स्तर से जो भी निर्देश मिल रहे हैं उस निर्देशों के अंदर हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जी डॉक्टर मंडा, कुछ लोग अभी सोच रहे हैं कि जाऊं या नहीं जाऊं। एक तो 60+ वाले जी, और 60 के भीतर जो है जी, वो कैसे जा सकते हैं, क्या क्या हो तब जाए? नहीं, देखिए, उसमें जो हमारा प्रथम चरण जो चला था वो चला था हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। हमने 16 जनवरी से इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। हेल्थ केयर वर्कर्स का जो प्रथम चरण होने के बाद में फ्रंटलाइन वर्कर्स का हमने चरण चालू किया। फ्रंटलाइन वर्कर्स के अंदर अलग अलग कैटेगरी के अंदर यदि हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जिसमें सारा पुलिस महकमा और पैरामिलिट्री फोर्सेज है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पंचायती राज डिपार्टमेंट, और उसके अलावा म्युनिसिपल जो डिपार्टमेंट है वो है। तो ये सब होने के बाद में 1 मार्च को जो सामुदायिक स्तर का वैक्सीनेशन है वो गवर्नमेंट ने चालू किया। सामुदायिक स्तर का जो वैक्सीनेशन है उसमें 2 तरह की कैटेगरी है। एक तो 60 ईयर्स से ऊपर का जो आयु वर्ग है, जो बुजुर्ग है, उन सभी को टीका इसके अंदर लग रहा है। और सेकंड जो चीज है 45 to 59 ईयर्स, इसके अंदर 20 तरह की कोमॉर्बिड डिजीजेज उसके अंदर डिफाइन की हुई। एक बार मैं चाहता हूँ उनके नाम अगर आप जितने ले सके कि जिनको ये बीमारी है और 60 के नहीं हुए वो भी टीकाकरण में। देखिए, 20 तरह की बीमारी है, हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर हमने इसको डिस्प्ले किया है, लेकिन फिर भी अमुक तौर के ऊपर यदि मैं
बताऊं तो इसमें यदि आपको डायबिटीज और हाइपरटेंशन, और आप 60 के नहीं है लेकिन ये बीमारियां हैं और 45 से 60 के बीच में, तो आप ये डायबिटीज हाइपरटेंशन के अंदर ये चीज है, अमूमन लोग मानते हैं कि 1-2 साल से, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म डायबिटीज ली गई है अराउंड 5 to 10 क्या साथ में रिपोर्ट लानी पड़ती है अपनी? देखिए, 2 चीजें हैं इसमें। जो 45 to 59 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उनको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेशन लगता है। हाँ, अब ये सर्टिफिकेशन 2 तरीके से दिया जा सकता है। एक तो अमुक व्यक्ति जहां से इलाज ले रहा है वो वहां से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से सर्टिफिकेट लाके और जो सेशन साइट्स के ऊपर है उसके ऊपर अपलोड कराए। और सेकंड, यदि किसी कारणवश जहां से वो इलाज ले रहा है और सर्टिफिकेशन नहीं ले पाता है तो अपने डॉक्यूमेंट्स जिस सेशन साइट्स के ऊपर जा रहा है वैक्सीनेशन कराने के लिए, वहां पर जो मेडिकल ऑफिसर या जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उपलब्ध है उसको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा के उन्हें संतुष्ट करते हुए वहां से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। एक तो आपने बताया हाइपरटेंशन, इसमें एक चीज मैं और उल्लेख करना चाहूंगा, इसमें जो एज की जो लिमिट ले रखी है जो 45 to 59 और जो 60 ईयर्स से ऊपर की, ये इसमें क्राइटेरिया ले रखा है 1 जनवरी 2022 तक का। मतलब इस साल दिसंबर तक भी जो व्यक्ति रिटायर हो रहा है सेवा से 60 साल का होने के बाद में, वो व्यक्ति भी इसके अंदर पात्र है। वो 60 का काउंट होगा फिर? हाँ, 1 जनवरी 2022 इसमें लिया गया है। 1 जनवरी 2022 को उसकी उम्र 60 वर्ष की होनी चाहिए। अच्छा। तो उसमें जो 6-7 महीने का जो गैप है, इसमें अधिक संख्या के अंदर लोग इसके अंदर आते हैं। जी। अच्छा, दूसरी कोई ऐसी खास और बीमारी जिनको हो, जैसे हार्ट? देखिए, उसमें हार्ट डिजीज के हैं। हार्ट डिजीज में यदि आप किसी कार्सिनोमा या किसी कैंसर से आप पीड़ित हैं, लंबे टाइम से आप इलाज ले रहे हैं, हेमोडायलिसिस के ऊपर आप लंबे टाइम से हैं। दूसरा, कैंसर थेरेपी के अंदर यदि आपको रिसेंटली डायग्नोज हुई है या फिर आप ट्रीटमेंट के ऊपर जाने वाले हैं, तो कई सारी इस तरह की बीमारियां हैं जिसमें आपका हार्ट से संबंधित काफी सारी बीमारियां, आपने बाईपास ऑपरेशन करा रखा है, तो लगभग 20 टाइप्स की इस तरह की सारी डिजीजेज हैं जो अमूमन लोगों को लगता है कि इन डिजीज के अंदर लगाना चाहिए या नहीं। तो इनके अंदर विशेष तौर पे गवर्नमेंट ने प्रावधान किया है कि 45 to 59 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उसमें इस कोमॉर्बिड डिजीज वालों व्यक्तियों को लगाना चाहिए, ताकि वो कोविड का संक्रमण यदि फैलता भी है या दोबारा भी होता है तो इस एज ग्रुप को, इस कोमॉर्बिड डिजीज वालों को विशेष रूप से बचाव होगा। अच्छा, कई अस्थमेटिक ऐसे मरीज हैं जो सोच रहे हैं कि जाए कि नहीं जाए, क्योंकि इसको लगाने के बाद धारणा ऐसी बनी हो कि कुछ ज्यादा प्रॉब्लम ऐसी होती है? नहीं, देखिए, कोविड वैक्सीनेशन के अंदर जो गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस के अंदर यदि आपको प्रीवियस में सीवियर एलर्जी है किसी चीज से, उस चीज के लिए मना किया हुआ है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। लेकिन उसमें भी देखिए 2 तरह के प्रावधान हैं। हमारे पास में जो वैक्सीन उपलब्ध हैं वो 2 तरह की उपलब्ध है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड जो हमारे पास में है लाइव एटेन्यूएटेड वायरस की है, और वैक्सीन जो है किल्ड की है। अब इसमें 2 तरह की जो वैक्सीन के बारे में बताने का जो हमारा मकसद है, उसका मतलब ये है कि जो कोविशील्ड का मैंने बताया लाइव एटेन्यूएटेड, इसके अंदर जो वायरस होता है उसको धीमा किया जाता है। लाइव एटेन्यूएटेड का मतलब है लाइव वायरस है लेकिन उसकी जो क्षमता है या जो उसकी कैपेसिटी है वो उसको रिड्यूस किया जाता है। और कोवैक्सीन के अंदर जो वैक्सीन जो वायरस है वो किल्ड वायरस इसके अंदर यूज लिया जाता है। तो कई लोगों के अंदर मेडिकल फील्ड के अंदर भी ये जिनको सीवियर एलर्जी है इस चीज से, या जिनको ऐसा लगता है कि किसी चीज से उन्हें रिएक्शन है और वैक्सीन लगाने के ऊपर दुष्प्रभाव हो सकता है, उन्हें महसूस है, हेल्थ केयर वर्कर्स भी, तो वो कोविशील्ड की बजाय कोवैक्सीन भी इसके अंदर प्रेफर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो 2 आपने बताई, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जी, ये चॉइस तो नहीं हो सकती? देखिए बिल्कुल चॉइस नहीं है, लेकिन इसमें मैं एक चीज का उल्लेख जरूर करूंगा। जनता की सुविधा के लिए जहां हमारे पास में हमने एम्स के अंदर भी एक कोवैक्सीन की जो हमारी साइट है वो अलग से एक हमने डेजिग्नेटेड की हुई है। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स सभी के लिए हमने अलग अलग इसमें चूज किया था। हेल्थ केयर वर्कर को हमने हमारे पास में उस टाइम में कोविशील्ड था तो कोविशील्ड को हमने दिया। उसके बाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नंबर आया था, उसमें भी हमने कोविशील्ड यूज ली थी। उसके बाद में जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, PRI हो गया, रेवेन्यू, आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया, इनमें हमने कोवैक्सीन हमने यूज लिया है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के हिसाब से हमने उसको कैटेगराइज किया था। अभी कम्युनिटी लेवल पे जो वैक्सीन है वो कोविशील्ड चल रहा है प्रमुखतया से, लेकिन उसमें भी जनता की डिमांड पर और जनता में जहां जिस तरीके से लोगों की भावना होती है किसी के अंदर लगाने की कोवैक्सीन की, तो उस सुविधा को भी ध्यान में रखते हुए हमने कुछ एक दो साइट्स है वो कोवैक्सीन के लिए रखी है। और जो ठीक होता है, हाँ, अमुक व्यक्ति कोई उसमें कोवैक्सीन
को यदि प्रेफर करता है और वो लगाना चाहता है पर्टिकुलरली उसी के लिए, तो उन साइट्स के ऊपर जाके वो लगवा सकता है। और दोनों के परिणाम तो एक जैसे ही हाँ, परिणाम एक जैसे हैं, परिणाम में कोई किसी तरह का। अच्छा डॉक्टर साहब, स्थिति क्या है कि टीका मतलब अपने भरपूर मात्रा में राजस्थान में अपने जोधपुर में सब जगह उपलब्ध? हाँ, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से राज्य स्तर से जो सप्लाई मिल रही है, बिल्कुल राज्य स्तर जैसे कि मैंने पहले भी कहा, राज्य स्तर की तरफ से इसको लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव है और लगातार जो टीके की उपलब्धता है, चूंकि राजस्थान जिस तरीके से इसमें लीड कर रहा है वैक्सीनेशन के अंदर, जो कम्युनिटी लेवल का वैक्सीनेशन है, उस तरीके से जो कंटिन्यूअस प्रेशर है या जो भी सेंसिटिव है, ये बिल्कुल राज्य स्तर के ऊपर स्पष्ट तौर पे दिख रहा है और जितना टीका जिस तरीके से चाहिए राज्य स्तर से हमें मिल रहा है। हालांकि जो बफर स्टॉक है, बफर स्टॉक मेंटेन करने के अंदर अभी भी राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे जो दिक्कत आ रही है, ये अभी दिक्कत है। लेकिन जिस तरीके से कम्युनिटी लेवल का वैक्सीनेशन राजस्थान में चल रहा है, तो जिला स्तर पर और राज्य स्तर दोनों इस चीज को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है। एक बार टीकाकरण होने के बाद संभावना क्या रहती है डॉक्टर साहब, दोबारा शायद ही होने की संभावना थी या इसका असर कब तक रहता है? नहीं, देखिए जो भी, हालांकि इन पे काफी अभी रिसर्च और काफी ज्यादा परिणाम आने अभी बाकी है, लेकिन इस चीज को, एक चीज को जरूर मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे कि हम वैक्सीन की प्रथम डोज लगाते हैं, प्रथम डोज लगाने के बाद में जो इसकी एंटीबॉडीज वगैरह बनती है वो कम मात्रा में बनती है और जो प्रतिरोधक क्षमता है, प्रतिरक्षण क्षमता है इंसान के शरीर की, वो दोनों डोज लगाने के बाद में ही कुछ वीक के बाद में इसकी डेवलप होती है। तो निश्चित रूप से यदि हम ये समझें कि वैक्सीनेशन के बाद में हमें किसी तरह की सेफ्टी की या दूसरी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये हमारी गलतफहमी है। तो वैक्सीनेशन के साथ में ये जो बचाव है, इनका भी यदि हम पालन करते हैं तो इनसे ज्यादा अच्छे तरीके से बचा जा सकता है। जी, टीका लगाने के बाद एक कक्ष आपसे बनाया गया कि वहाँ आपको आधा घंटा बैठना है। जी, और डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जाते हैं पेरेंट्स के साथ वगैरह, वो आधा घंटा भी उन्हें बैठने की आवश्यकता लगती नहीं, वैसे मतलब इतना प्रभावशाली टीका हमें तो लगता है कि ये इतना है। देखिए किसी भी जैसे कि वैक्सीनेशन बहुत बड़ा प्रोग्राम है और किसी भी तरह का इसमें लोगों में भ्रांति नहीं रहे या किसी भी तरह का इसमें दुष्प्रभाव लोगों में नजर नहीं आए, उस तरीके से इसका प्रोटोकॉल फाइनल किया हुआ है। 3 कक्ष इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही गाइडलाइंस के अंदर फाइनल है, जिसमें पहला प्रतीक्षा कक्ष, दूसरा वैक्सीनेशन रूम और तीसरा ऑब्जर्वेशन रूम, ये तीनों रूम्स इसके अंदर ऑलरेडी फाइनल किए हुए हैं। तो अमुक व्यक्ति अपना वैक्सीनेशन से पूर्व प्रतीक्षा करता है, नंबर आने के ऊपर अपना वैक्सीनेशन करवाता है और वैक्सीनेशन कराने के बाद में 30 मिनट अपना ऑब्जर्वेशन के अंदर रहता है। 30 मिनट्स ऑब्जर्वेशन का निर्धारण इसलिए किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी चीज को लिए सेंसिटिव है और यदि मान लीजिए किसी चीज को लेकर घबराहट की वजह से भी उसमें किसी तरह का कोई लक्षण नजर आता है, तो उसका आधे घंटे के अंदर ही हम उसका उपचार कर पाए और उसको अमुक व्यक्ति को हम रिलीफ दे पाए। क्योंकि वैक्सीन में यदि मान लीजिए कुछ परसेंटेज चांस भी इसमें यदि रिएक्शन का भी होता है या एडवर्स इवेंट्स का भी होता है, तो आधा घंटा इसलिए लिया जाता है कि वो रिएक्शन यदि सीवियर होगी तो वो आपको आधे घंटे के अंदर नजर आ जाती है और इमीडिएटली हॉस्पिटल के अंदर उसका इलाज हो जाता है। टीका लगाने के बाद अभी तक तो ऐसे कोई विशेष कोई समाचार आया नहीं कि इसको रिएक्शन ऐसा हुआ, लेकिन हल्का फुल्का बुखार या कुछ ऐसे लक्षण आते हैं क्या डॉक्टर साहब? आ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ये मैं चीज जरूर लोगों में इस चीज को लेकर अभी भी कई संशय है, तो ये चीज को मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगा। वैक्सीन लगने के बाद में कई व्यक्तियों को बुखार और 1-2 दिन या थकावट जैसे लक्षण है वो महसूस होते हैं, परंतु ये किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं है, ये वैक्सीन का अपना एक इफेक्ट है। अच्छा, हाँ, बॉडी आपका किस तरीके से रिएक्ट करती है उसके हिसाब से ये आपका है। जी, आगे हमारे पास बहुत सारी अभी ये सवाल जानने की उत्सुकता है, लेकिन एक छोटा सा विराम लेना चाहते हैं यहाँ पे। होम्योपैथी क्लिनिक, बिना साइड इफेक्ट होम्योपैथी से सभी प्रकार के रोगों का इलाज, देश विदेश के रोगियों के जटिल रोगों का सफल इलाज करने वाले 45 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा में डॉक्टर महेंद्र पटवा, पेनिसिया होम्योपैथी क्लिनिक, सोसी गेट और MDM अस्पताल के सामने, जोधपुर। पेनिसिया होम्योपैथी क्लिनिक, बिना साइड इफेक्ट होम्योपैथी से सभी प्रकार के रोगों का इलाज, देश विदेश के रोगियों के जटिल रोगों का सफल इलाज करने वाले 45 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा में डॉक्टर महेंद्र पटवा, पेनिसिया होम्योपैथी क्लिनिक, सोसी गेट और MDM अस्पताल के सामने, जोधपुर। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर महेंद्र पटवा,
FM पेनेसिया। प्रायोजक थे डॉक्टर महेंद्र पटवा, पेनेसिया होम्यो क्लिनिक, जोधपुर। जी, अभी भी बने हैं हमारे साथ डॉक्टर बलवंत मंडा साहब, CMHO जोधपुर। डॉक्टर साहब, प्राइवेट के लिए 250 रुपए फिक्स कर रखा है आपने और निःशुल्क गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। एक तो आप बताएं कि रजिस्ट्रेशन आम आदमी कैसे कर सकता है और प्राइवेट में अगर जाए तो 250 ही देने हैं। देखिए, बिल्कुल सामुदायिक स्तर का जो वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ है उसमें ये चीज ऑलरेडी क्लियर कर दी गई थी। कोई भी राजकीय संस्थान है उस राजकीय संस्थान के ऊपर बिल्कुल निःशुल्क है ये टीका। और जो प्राइवेट संस्थान है, प्राइवेट संस्थान के अंदर उन्हीं हॉस्पिटल्स को इसमें एम्पेनल किया गया है जो किसी तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या स्टेट की जो स्टेट गवर्नमेंट की जो हेल्थ स्कीम है उसके अंदर एम्पेनल्ड है और जिनमें इस तरह की जिस तरीके से हमने ऑब्जर्वेशन रूम की और सारी चीज की व्यवस्था की बात की, ये फैसिलिटी उनमें उपलब्ध है। उसमें प्राइवेट सेटअप के अंदर जो हमारा 250 रुपए का जो इसमें शुल्क है वो इसमें निर्धारित किया गया है, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 100 रुपीज तो हॉस्पिटल का सर्विस चार्जेस है और 150 रुपीज जो है इसका 150 रुपया इसका वैक्सीन का चार्जेस है। प्राइवेट संस्थान हमें जो हमारा डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर है, स्टेट वैक्सीन स्टोर है, उस वैक्सीन स्टोर के ऊपर ये अमुक जो GI की तरफ से जो अकाउंट नंबर है उसके अंदर ये डिपॉजिट करवाता है वैक्सीन का मूल्य और उसके अनुसार उनको वैक्सीन इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है। प्राइवेट को सप्लाई उनकी मांग के आधार पर होती है या वो? नहीं, बिल्कुल मांग के आधार पर है। जो भी जिस तरीके का वो चार्जेस जिस तरीके से मैंने बताया आपको 150 रुपीज उसके हिसाब से गवर्नमेंट को पे करते हैं तो उनको उस अमुक जो डोजेस जो चाह रहे होते हैं उनको उपलब्ध करवाई जाती है। डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके सीधे तौर पे लगवाया जा सकता है अगर कोई पेशेंट सीधे गांव से आ जाए कि मुझे टीका लगवाना है? बिल्कुल। देखिए, जो मैंने क्या कुछ साथ में लाई या उसको पहले से कोई? देखिए, सबसे पहला तो उसमें जो एज निर्धारण का जो मैंने आपको बताया था, एज क्राइटेरिया और जो कोमॉर्बिड क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया इसके अंदर अमुक व्यक्ति फुलफिल करना चाहिए। और जो भी सेशन साइट्स है उन सेशन साइट्स के ऊपर व्यक्ति सीधे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा के इसको लगवा सकता है। उसके लिए प्रमुख या जो उसके पहचान पत्र हैं, आधार कार्ड या पैन कार्ड या जिससे उसका उम्र और जो उसकी पहचान प्रमाणित होती हो, ये उसे साथ में ले जाना अनिवार्य है। अच्छा, कई लोग जो इस बीमारी से ग्रसित होकर ठीक हो चुके हैं कोरोना से, उनकी एक सोच अलग से डेवलप हो गई कि हमारा तो वैक्सीनेशन एक तरह से हो गया है, तो ये क्या सोच सही है? नहीं, देखिए, कोविड से संक्रमित होने के बाद भी जो परिणाम हमने देखे हैं, जिस तरीके से मैं प्लाज्मा की डोनेशन की बात करूंगा, प्लाज्मा डोनेशन केवल अमुक वही व्यक्ति कर पाते थे जिनमें एंटीबॉडीज का जो एक स्तर है वो एक सामान्य स्तर से अधिक होता था कोविड संक्रमण के बाद भी। तो हमारे लिए प्लाज्मा डोनेशन के अंदर ये बहुत बड़ी हमारे लिए चैलेंज भी था कि हम जितने संक्रमित हैं उतने ही सभी व्यक्तियों का प्लाज्मा डोनेट हम नहीं करवा पाते थे। तो निश्चित रूप से एंटीबॉडीज बनना या नहीं बनना जरूरी नहीं है। तो एंटीबॉडीज का फैक्टर बहुत डिपेंड करता है कि यदि आपके अंदर अमुक व्यक्ति में संक्रमण होने के बाद में एंटीबॉडीज का एक लेवल बना हुआ है तो वो उसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सकती है। बाकी जो हम देख रहे हैं कि काफी कम लोगों के अंदर है। तो आप सजेस्ट करते हैं उनको भी लगवाना चाहिए? बिल्कुल लगवाना भी चाहिए और लोग आगे उत्साह से जो संक्रमित हुए हैं, क्योंकि असली पीड़ा मेरे हिसाब से तो उन्हीं व्यक्तियों ने झेली है जो संक्रमित हुए। बिल्कुल सही। तो उन्हें ये चीज मालूम भी है और वो उसका इफेक्ट भी जानते हैं कि लगवाने से उन्हें कितना फायदा होगा। अच्छा, ये नियम उन पर लागू होता है डॉक्टर साहब जो 60 से तो कम है लेकिन कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं? देखिए, बिल्कुल एज ग्रुप का जो क्राइटेरिया है, मैंने पहले भी कहा था, एज ग्रुप का क्राइटेरिया गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है और ये सभी के ऊपर समान रूप से लागू है। तो मतलब सह बीमारी जो होती है उसमें कोविड को भी हमने शामिल किया? बिल्कुल। जी, बड़ी अच्छी बातें हैं ये डॉक्टर साहब जो आपने बताई अभी। कोविड का देखिए, प्रमुख रूप से कोविड को इंडिविजुअल रूप से उसके अंदर शामिल नहीं किया हुआ है। अच्छा। यदि उसमें कोमॉर्बिड जिस तरीके से मैंने 20 का जो पहले बताया है, यदि उसमें वो है तभी उसमें ये व्यक्ति सम्मिलित है। केवल कोविड संक्रमण के आधार के ऊपर इनको 45 to 59 में नहीं लग सकता। जी। अच्छा, अभी एक और विदेशों से आने वाली खबरों में हम सुनते हैं कि इसका नया वेरिएंट जो है वो आ चुका है या आ रहा है या आ गया, कई कंट्रीज में सुनते हैं, तो उसका हमारे यहाँ कोई असर दिखाई देता है या
देने वाला है या दे सकता है? नहीं, देखिए अभी तक तो इस तरह का जो नए स्ट्रेन के बारे में बात है, जरूर राजस्थान इस चीज को लेकर पूर्व में भी सतर्क था। कुछ स्ट्रेन्स जो इसका जीनोमिक वेरिएंट्स हैं, उसकी स्टडी भी, जीनोमिक सर्विलेंस भी राज्य स्तर से निर्देश प्राप्त होने के बाद में प्रत्येक जिलों के अंदर बीच में करवाई गई थी और उसके जो परिणाम निकले हैं उसके हिसाब से अभी तक जोधपुर के अंदर तो इस तरह का कोई भी वेरिएंट्स का अभी तक इसकी सूचना नहीं है। चलिए, अच्छी खबर ये भी है। डॉक्टर साहब, क्या ये मान लें कि जो इस दौर से सुरक्षित निकला उनको कोई असर नहीं हुआ, उनका इम्यून सिस्टम काफी ठीक है? नहीं, देखिए बिल्कुल हर एक प्रत्येक व्यक्ति की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बिल्कुल उसको किसी भी बीमारी से लड़ने के अंदर मदद करती है जी। तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति उसमें संक्रमण के इस दौर से निकले हैं और निश्चित रूप से उन्होंने उनकी इम्यूनिटी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो निश्चित रूप से अच्छी भी है और दूसरा एक ये भी कहा जा सकता है कि उन्होंने जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो भी काफी अच्छे तरीके से दोनों तरह की चीजें। ठीक है डॉक्टर मंडा, कोई चलते चलते खास बात जो हमारे सुनने वालों के लिए आप या जोधपुर की जनता के नाम कहना चाहें इस बीमारी को लेकर? देखिए, कोविड संक्रमण का जो दौर था पिछला एक साल, मेरे हिसाब से 2020 का दौर हम सभी के लिए ताउम्र याद रखने वाला दौर है। बिल्कुल सही कहा। और जो दौर हम हमेशा हमारी एक अमूमन एक आदत होती है कि जो बीत गया हम लोग उस चीजों को बड़ा जल्दी भूल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो सरकार ने भी और राज्य स्तर पे सभी जगह से वैक्सीनेशन का बहुत अच्छी ड्राइव की जा रही है। राजस्थान उसमें काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो एज ग्रुप है लोगों से मेरी ये अपील है, समुदाय स्तर से मेरी ये अपील है कि इस वैक्सीनेशन ड्राइव के अंदर लोग उत्साह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी हम इसको बिल्कुल ग्राम पंचायत लेवल के ऊपर जो हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र है वहां तक हम इस चीज को ले जा चुके हैं। तो ग्रामीण जन से भी मेरी अपील रहेगी इसमें उत्साह के साथ में आए। जनप्रतिनिधियों से मेरी अपील रहेगी कि वो इसके अंदर लोगों की भागीदारी बढ़ाएं और इसको हम कम्युनिटी लेवल के अंदर जो वैक्सीनेशन अचीव करना चाहते हैं एक हर्ड इम्यूनिटी के लिए उसको अचीव करने के अंदर हमारी मदद करें। और आप बधाई की बात रहे डॉक्टर मंडा, क्योंकि जनता, डॉक्टर और प्रशासन के बीच की कड़ी होता सीएमएचओ, चिकित्सा अधिकारी, और आपने ये आपकी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और इसका परिणाम सबको देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल आप हमारे स्टूडियो में आए डॉक्टर बलवंत मंडा साहब, सीएमएचओ जोधपुर, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू मनोज जी।